जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि हम पाकिस्तान और भारत कंपटीशन तो बहुत करते हैं, लेकिन जितना भी कंपटीशन कर लें, जिस जिस चीज में भी चले जाएं, लेकिन जितनी भी मुखालफत हो जाए, जंगें हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन आखिर में जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो अमन होता है। और जाहिर बात है, जितने भी मसाइल दुनिया के आज तक हैं वो टेबल पे बैठ के हल होते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए क्योंकि आज एक स्टेटमेंट भी आई है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने ये कहा है कि हम जो अमन का हाथ है वो तमाम डायरेक्शंस में जो है वो लेके जाना चाहते हैं। अमन का हाथ तमाम डायरेक्शंस में लेके जाना चाहते हैं, जिसमें वो जारी बात है वो पाकिस्तान की बात भी कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान की बात भी कर रहे हैं। सो उन्होंने बेसिकली डायरेक्ट नहीं कहा। एक तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि हम भारत और अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, बेसिकली एक ओपन ऑफर की हुई है कि क्योंकि पाकिस्तान बहुत दफा ऑफर कर चुका है इंडिया के साथ अमन की, डायलॉग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं चल पड़ी। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हमारे अशोक वानकाड़े भाई, जो अक्सर हमें टाइम देते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। और आपको पता है बड़ा बेदाग, बेदरेग और बड़ा जबरदस्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ जो मौजूद है वो चौधरी हमीद पोटी साहब हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। इनका थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं लेकिन अशोक वानकाड़े भाई, मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब का जो पैगाम आया है, जो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि हम अमन का हाथ तमाम डायरेक्शंस में लेके जाना चाहते हैं। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट मानता हूं। ये भारत और पाकिस्तान दोनों अवाम के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट होगा इस साल का, नए साल का, 2021 का, ऐसा मैं मानता हूं। चीमा साहब, चाहे आप एग्री करें न करें, मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में वीक पड़ती है यदि आर्मी उस पर हावी रहती है। यदि आर्मी के चीफ यदि ये कहते हैं तो फिर मैं इसमें बहुत ज्यादा सीरियसली मानता हूं कि देश पीस की तरफ, उसके तरफ जा रहा है। सवाल जो सबसे बड़ा बार बार आता है, क्योंकि पीस, इसके पहले जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी पीस की बात की, लेकिन कई बार एक हाथ से पीस की बात होती थी, उधर दूसरे हाथ से आर्मी या कारगिल की बात थी। मैं करूं तो एक तरफ से बस चली गई, उधर पे कारगिल पे हमले हुए। तो ये तमाम चीजें मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन आर्मी ये चाहे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन हो, उस दिन कोई विश्व की ताकत इस शांति प्रस्ताव को रोक नहीं सकती। भारत का जहां तक सवाल है, भारत हमेशा बार बार ये कहता आ रहा है, पहली बार से पहला युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, लगातार छोटी मोटी झड़पें चलती रही। भारत और पाकिस्तान के बीच में उस युद्धों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इतिहास है। हम इतिहास को भूल के यदि वर्तमान की बात करें और भविष्य में जो हो रहा है उसको देखें, तो आज कोविड के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे देश की माली हालत बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल आपको बोलता हूं, कोविड ने विश्व में किसी देश को नहीं छोड़ा कि वो बैंकरप्सी के कगार पे नहीं पहुंचे। हर देश आज अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में लगा हुआ है। ऐसे में यदि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहे तो उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। भारत ने, मैंने जो पढ़ा है अखबार में, कुछ वैक्सीन भी पाकिस्तान को भेजी है। देखिए, पाकिस्तान और भारत, मैं बार बार कहता हूं चीमा साहब, और कई शोज में मैं आपके साथ हूं, आपके कई बार आपके शोज में हूं, कई बार आप और हम किसी और के शो में पैनल पे रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, इन दोनों देशों की आवाम को यदि पूछा जाए तो ये आज भी सगे भाई से अलग नहीं है। दोनों आवाम आज भी चाहती है ये देश अमन रहे, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ हमारी तरफ हो सकते हैं, कुछ राजनीतिज्ञ आपकी तरफ हो सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से होती है। कोई लोग भारत पाकिस्तान की इस दुश्मनी को राजनीति की तरह से भूनते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि पाकिस्तान के आर्मी के जनरल बाजवा साहब यदि ऑफर देते हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि भारत हमेशा शांति चाहता आ रहा है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी को जब वो प्रधानमंत्री बने तो सारा पूरा विश्व देख रहा था कि ये हिंदू समाज के नेता है और ये बहुत एग्रेसिव है, लेकिन वो चले गए, उतर के लाहौर चले गए, बिल्कुल अनशेड्यूल्ड विजिट पे लाहौर चले गए। और लाहौर क्या हुआ, दिसंबर 25 को 2015 में लाहौर गए और उसके एक सप्ताह बाद पठानकोट पे हमले हुए। तो ये शांति प्रस्ताव और ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं मिसफायर होते रहे। पहली बार मैचिंग करते हुए मुझे दिखाई देता है।
यदि बाजवा साहब जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाजवा साहब का नेचर ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो आर्मी मैन है, और आर्मी मैन एक बार बोलता है बोलता है। उनका वो स्टेटमेंट भी मैं वेलकम करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं, इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। कोई भी देश का सेनापति अपने देश को कमजोर नहीं कहेगा। हर देश की अपनी सुरक्षा, अपनी आजादी, उसके सबसे बड़े मायने होते हैं। मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने ऐसा कह के कमजोर हो गए। वाकई अब इस एशिया में यदि आपको शांति चाहिए, भारत लगातार शांति का हाथ बढ़ाता रहा है, आप यदि शांति बढ़ाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है दोनों मुल्कों के लिए। मैं मुल्कों को मतलब मैं वेलफेयर स्टेट से देखता हूं। मुझे याद है 15 अगस्त को जब 2014 में हमारे वजीर आजम ने लाल किले से भाषण किया, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाई हैं, क्यों नहीं लड़े हम, लेकिन लड़े तो हम और बॉर्डर पे नहीं लड़े, लड़े तो हम बेरोजगारी से लड़े, लड़े तो हम भूखमरी से लड़े, लड़े तो हम पुअर एजुकेशन के लिए लड़े, लड़े तो हम अच्छे हेल्थ के लिए लड़े। ये लड़ाई के मायने उन्होंने बताए थे। और आज मुझे लगता है भले ही देर सही, लेकिन कम से कम अब इस शांति प्रस्ताव का यदि दिल से उन्होंने किया है और यदि ये यथार्थ के धरातल पे उतरता है, तो मुझे कोई मायने नहीं होंगे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके यहाँ बिरयानी खाने आऊंगा ईद का, तो माशाल्लाह यदि ऐसा ही रहा तो अगली ईद मैं आपके साथ मनाऊंगा, आपके यहाँ आके। और अगली बार होली जब होगी तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे यहाँ होली के गुजिया खाने आ जाए। इससे बढ़िया वातावरण क्या हो सकता है। हाँ, इसमें आप पॉलिटिकल एंगल ढूंढना नहीं चाहिए। इसमें मीडिया को भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। देखो, मैं मीडिया की तरफ से हूँ। इसमें दोनों देशों के मीडिया को ये देखना होगा कि इस स्टेटमेंट को ठीक से ट्रांसलेट करे। यदि भारत का मीडिया ये बोलना शुरू कर दे कि पाकिस्तान डर गया और हमने दबा दिया, और पाकिस्तान का मीडिया ये कहे कि आर्मी ने अपने आप को भारत के सामने सरेंडर कर दिया, ये मायने नहीं देखे जाने चाहिए। इसको बॉर्डर इशू में देखना चाहिए। वेलफेयर के लिए यदि दोनों देश आज साथ आते हैं तो ये दोनों मिलके 2-1 और 1-11 हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, विश्व की कोई ताकत एशिया की तरफ टेढ़ी आंख से नहीं देख पाएगी यदि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये चौर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? लेकिन चौर साहब, आपकी आवाज भी नहीं आ रही हमें। आवाज में वो लचक, वो टूटी हुई आवाज है। आप क्रैक हो रही है जी, क्रैक हो रही है आपकी आवाज। चीमा साहब, उनको यदि फोन पे ले सके तो देख लीजिए, आप फोन पे ले सके। जी जी, वो मेरे दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं अशोक भाई, लेकिन जारी बात है, मेरे भी यही है कि मैं भी आपके पास आऊं, आप भी पाकिस्तान में आए, लोग यहाँ पे एक दूसरे में ट्रैवल करें। लेकिन आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि भारत का जो मीडिया है या पाकिस्तान का मीडिया, इसको मुस्बत तरीके से ले। क्योंकि मैं आज पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि जो रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पीस जो है उसके साथ, उसके लिए जरूरी है। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो आप समझते हैं कि भारत की जो सरकार है वो इस हवाले से हमें ये समझेगी कि हमें अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो अकेले नहीं कर सकते। ये नहीं है कि भारत अकेला ग्रो करे, ठीक है। सो इसमें मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज पे समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इतना ज्यादा हाथ बढ़ा रहा है और कश्मीर के मसले के बावजूद, यानी कि कश्मीर हमारे लिए बैक बर्नर पे चला गया, इसके बावजूद अगर पाकिस्तान हाथ बढ़ा रहा है, मैं इसी सवाल को चौर साहब के पास लेके जाता हूं। चौर साहब, पहले ये बताइएगा कि बाजवा साहब की जो स्टेटमेंट है अमन की, इसको आप कैसे देखते हैं? आप कश्मीरी भी हैं और आप तहरीके इंसाफ से भी हैं। जहाँ तक बाजवा नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हो पा रही। अशोक वानखेड़े भाई, आप इस पे क्या कहेंगे कि ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ये मैंने कहा चाइना यदि आज सुपर पावर बनने की स्थिति में है तो क्यों है? क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। जापान का क्या हुआ? नागासाकी और हिरोशिमा होने के बाद जापान रूइंड हो गया था।
बर्बाद हो गया था। लेकिन जापान ने मेड इन जापान का जो कंसेप्ट चलाया, उसके बाद पूरे विश्व में जापान का जो डंका बजने लगा। तो जापान का जब आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो आदमी की बाकी चीजें, फिर डिफेंस से लेके आर्मी से लेके सब सुदृढ़ हो जाता है। यदि खाने को रोटी ही नहीं हो तो आर्मी खाएगी क्या? खाने को रोटी नहीं हो तो जनता आर्मी को सपोर्ट क्या करेगी? सिर्फ आर्मी के बॉर्डर पे लड़ने से काम नहीं होता ना चीमा साहब, पूरा देश आर्मी के साथ होना चाहिए। आप तब तक साथ देते हो, एक लड़ाई, दो लड़ाई, तीन लड़ाई, लेकिन एक लिमिट करने के बाद वो लड़ाई से भी लोग पस्त हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि क्यों हम वेलफेयर नहीं करें, क्यों हमारे यहाँ स्थितियां नहीं होगा, क्यों हमारा जीडीपी भारत के जीडीपी जैसा क्यों नहीं होगा? दोनों देश एक साथ आजाद हो गए थे, फिर भारत का जीडीपी एक तरफ, हमारा जीडीपी एक तरफ क्यों होता है? भारत में इतनी जमहूरियत क्यों है? ये तमाम चीजें जो सामने आ जाती है, जब पब्लिक आपस में जब कंपेयर करती है तो उनको, और उनको अधिकार है, वो मेरे भाई है, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मेरे भाई है, उनको उतना ही अधिकार है जितना मैं दिल्ली में आज रह के जो साधन मुझे मुहैया है, मेरे देश ने मुझे करवाए हैं, वो पाकिस्तान के मेरे तमाम भाइयों को भी होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं डीरेल्ड पहले दिन से हो गया मामला। मुझे बहुत अच्छी लगी बात, मैं बार बार कहता था आपको, हर चीज में यदि कश्मीर बीच में आएंगे तो कोई चीज की बातचीत चालू नहीं होती। यदि कश्मीर बैक बर्नर पे जाता है, और उन्होंने, मैं एक बात और कहूंगी कि हमारे मीडिया के लिए और आपके मीडिया के लिए भी, उन्होंने कश्मीर इशू समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा शांति से हल निकाला जाए। वो मानते ही ये डिस्प्यूट है, शांति से हल निकाला जाए, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। ये हल सिर्फ हम दोनों देश निकाल सकते हैं, ये भी आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। इसमें तीसरे देश की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको यदि हम फ्रंट पे रख के हर चीजों को ब्लॉक करेंगे तो इस देश की तरक्की, आपकी तरक्की, देखिए हमारी तरक्की हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यदि पाकिस्तान की तरफ से शांति हो, पाकिस्तान कोई भी पड़ोसी, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि हम हमारे दोस्त तो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, पड़ोसी हमारे हिसाब से तय नहीं कर सकते। पड़ोसी ये आपको विरासत में मिलते हैं। यदि आपके हमारे पड़ोसी है, हम भाई थे, पड़ोसी हो गए, यदि हम शांतिप्रिय रूप से एक दूसरे के साथ चले, डिस्प्यूट्स होते हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट्स कई बार चलते रहेंगे, हर देश के साथ होते हैं डिस्प्यूट, लेकिन वो डिस्प्यूट के साथ यदि तरक्की का रास्ता भी अपनाया दिया जाए। क्या हमारा नेपाल के साथ डिस्प्यूट नहीं है, इसका मतलब तरक्की नहीं है? बांग्लादेश के साथ तरक्की नहीं हो सकती? बांग्लादेश के साथ भी डिस्प्यूट है, कई छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक कोट करूं, हमारे यहाँ गडकरी जी है, मंत्री है, रोड ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग के मंत्री थे। उन्होंने एक अभी हाल ही में उन्होंने साक्षात्कार में कहा, इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश की शेख हसीना जी ने मुझे कहा था कि आप एक बार आके हमारे पोर्ट को ठीक क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि मैडम, मेरे लिए तो बांग्लादेश अलग है ही नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा, बस एक बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से आप प्रॉपर चैनल से भेज दीजिए। प्रॉपर चैनल से रिक्वेस्ट आई, बाकायदा इंडियन मिनिस्ट्री के लोग गए और उनके पोर्ट को पूरी तरह से जो खुदाई होती है उसको करके पोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया। ये काम होते हैं, छोटी मोटी डिस्प्यूट चलती रहती है, लेकिन साथ में एक परिवार है चीमा साहब, बेटा और बाप के बीच में तकरार रहती है, लेकिन रहते तो एक ही घर के नीचे। ऐसे ही तरक्की की बातें करें, मैं इसीलिए कह रहा हूं। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये बाजवा साहब का जो आप उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसके पहले भी मैं जाता हूं, जब हमारे यहाँ कॉरिडोर चालू हो गया, कतरापुर कॉरिडोर का जब ओपनिंग हुआ, तो ये मैं मानता हूं कि ये बगैर बाजवा साहब के परमिशन के बगैर नहीं हो सकता, और बाकायदा उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने बाकायदा इसमें मेहनत की, तब जाके दोनों देशों के बीच में कॉरिडोर चालू हो गया। और ये बात तब हुई जब नवंबर 19 में, मुझे लगता है नवंबर 19 से ही बाजवा साहब तो हमारे देश ने भी बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और चाह कि आदमी भी दिल से कुछ चाहता है। और आखिर में मंगलवार के दिन जो उन्होंने कहा, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। जो उन्होंने कहा, यदि वो यथार्थ के धरातल पे उतरता है, यदि ये सामने होते हुए दिखाता है, तो क्यों भारत नहीं चाहेगा पाकिस्तान अपने भाई के साथ हाथ मिलाना और शांति रूप से दोनों मुल्कों की तरक्की क्यों नहीं चाहे? बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, अगर इसको थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करें, इस इश्यू को और इस मसले को ज्यादा समझने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकें। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि सवाल दोनों तरफ मैं करूंगा, आपकी नजर में पाकिस्तान में कौन ट्रबल मेकर है और भारत में कौन ट्रबल मेकर है? पहले जरा भारत की बात हो जाए, क्योंकि आप वहां से हैं। आप समझते हैं कौन वहां पे ट्रबल मेकर है जो शायद इस अमन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कंडीशन लगा सकता है? ये जरा इस पर जरा बात हो। मुझे लगता है कि इसमें कंडीशन की बात नहीं हो। जब बाजवा साहब ने कहा
कि हम पीस की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर की मसला भी हम पीस से सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है फिर जम्मू कश्मीर का मसला, टेरर एंड टॉक कैनॉट गो टुगेदर। मुझे लगता है कि यदि ये टेरर खत्म हो जाएगा और जब वो पीस की बात करते हैं तो बट नेचुरल है टेरर खत्म होगा। इसमें कंडीशन कोई है नहीं। कंडीशन क्या हो सकती है मुझे बताइए चीमा साहब, आप भी प्रोफेसर है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। दोनों देशों के बीच में व्यापार का एक कंडीशन हो सकता है कि हम इतने टैक्सेशन होंगे, ऐसे टैक्सेशन होंगे। अब टेबल पे बैठ के बातचीत तो करें, वीजा ऐसा दिया जाएगा, ये लोग आपके यहाँ अजमेर शरीफ आपके लोग चाहेंगे, हम आपके देश में आ पाएंगे, ये तमाम चीजें खुल जाएगी, व्यापार खुल जाएगा। हम क्या एक दूसरे को क्या स्टेटस देते हैं ट्रेडिंग में, वो तय होगा। क्योंकि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर की बात नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात होते ही बहुत सारी चीजें रियल हो जाती है। तो अब ये दोनों तरफ से, हाँ हमारी तरफ से जो आपने कहा कौन हो सकता है, हमारे तरफ हर देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमको तो अभी छोड़ना नहीं है, अब वो डर गया है तो और डराना चाहिए। लेकिन मेरे वजीर आजम को मैं जानता हूं, हमारे वजीर आजम यदि आउट ऑफ शेड्यूल जा सकते हैं, मेरे वजीर आजम बार बार बात करते हैं कि मुझे तरक्की चाहिए, मेरे वजीर आजम बार बार कहते हैं कि मुझे पीस चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब का ये जेस्चर बहुत बढ़िया था, उन्होंने जो हाथ बढ़ाया है, हमारे तरफ से दोनों हाथ बढ़ेंगे, एक हाथ का सवाल ही नहीं उठता। और आपके यहाँ भी होंगे, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कई कट्टरपंथी होंगे जो खड़े हो जाएंगे कि नहीं फिर कश्मीर को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया। कोई भगवान भरोसे नहीं छोड़ता। हमारे यहाँ भी कश्मीर में लोग हैं बाकायदा, अभी कल ही यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है लद्दाख में, हमारे यहाँ नए प्रोसेस चालू हो गए, जिला परिषद की चुनाव चल रहे हैं, लोगों ने बाकायदा पार्ट लिया। और जो लोग तथाकथित वह राजनीति को भूलना चाहते थे, सिर्फ करप्शन की वजह से राजनीति में रहना चाहते, उनको लोगों ने हंसी पे लगा दिया। कई तरक्कियां हुई है, ऐसी तरक्की आपके यहाँ भी हो, हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि जब बाजवा साहब का स्टेटमेंट आया तो यहाँ जो बोल रहे लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है, वो सिर्फ, मैंने फिर आपको कहा, आपके यहाँ के मीडिया को और हमारे यहाँ मीडिया को बहुत संजीदगी से काम लेना होगा। क्योंकि होता क्या है, जिनकी कुछ औकात भी नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसा बड़े बड़े चढ़ देते हैं, वो स्टेटमेंट, अच्छे स्टेटमेंट और स्पाइसी स्टेटमेंट के चक्कर में, जो जिसकी कोई औकात नहीं, जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, जिसके मेंबर पार्टी में कोई है नहीं, ऐसे लोगों को भी हम वजूद देते हैं क्योंकि वो एक स्पाइसी स्टेटमेंट दे देते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है। उसकी औकात क्या है ये देखनी होगी। तो मुझे लगता है कि मीडिया को रिस्ट्रेन करना होगा। और दोनों सरकारें, मुझे विश्वास है बाजवा साहब सिर्फ आपके यहाँ के मीडिया के हिसाब से नहीं चलते, ना मेरे वजीर आजम मीडिया के हिसाब से चलते। मैं बता दूं आपको, मीडिया कुछ भी कहे, यदि उन्होंने तय कर लिया क्या करना है तो वो करके रहते हैं, वो पीस के लिए लड़ रहे हैं। और यदि मुझे लगता है कि यदि ये पीस का प्रोसेस दोनों देशों के बीच में चल जाएगा तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उनके पॉपुलैरिटी में चार चांद और लग जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को क्लेम किए बगैर नहीं रहेंगे कि देखिए मैं सत्ता में हूं तो मैंने पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और दोस्ती का हाथ मैंने ऐसा बढ़ाया कि पाकिस्तान की तरफ से मेरी दोस्ती कबूल हुई। ये जो अचीवमेंट है ये किए बगैर नहीं रहेंगे। अशोक भाई, अगर इसको वो कहते हैं कि हम एक जुमला बोलते हैं एक कि जी रीडिंग बिटवीन द लाइंस, अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जाए और मैं एज ए पाकिस्तानी इसको अनर्थ करूं, डीकंस्ट्रक्ट करूं इस स्टेटमेंट को जो बाजवा साहब की है कि एक तरफ तो कश्मीर का स्टेटस आपने बदल दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान की हुकूमत ये बात कर रही है तो इसका मतलब ये है कि हम, उन्होंने ये नहीं कहा हम भारत की तरफ हाथ फैला रहे, उन्होंने कहा हम तमाम अतराफ में, इन ऑल डायरेक्शंस। तो इसका वजन हो गया। अच्छा, ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान आफ्टर नोइंग द स्टेटस ऑफ कश्मीर हैज बीन चेंज्ड स्टिल इज इंटरेस्टेड टू टॉक विद इंडिया विद ऑब्वियसली, एक चीज हो गई। लेकिन मुझे ये बताएं अशोक भाई, जो अहम चीज है कि कुछ इरिटेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन क्या हमारी सरकार और आपकी सरकार इतनी ताकतवर नहीं है कि जो मीडिया है उसके जो प्रोपेगेंडा है उससे आगे निकल के, और कुछ एक दो चार पार्टियों के जो लोग होते हैं जो हाइपर नेशनलिस्ट किस्म की स्टेटमेंटें देते हैं, उससे थोड़ा आगे निकल के ये फैसला करें कि भाई नहीं, अब बात होगी, अब हम वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे, अब मोदी साहब के पास भी फ्रेश मैंडेट है। तो यहाँ के आप ये समझते हैं कि मोदी साहब इस वक्त वैसे ही किसानों से बड़े अंडर प्रेशर हैं, थोड़ा मुश्किल होगा? हाउ डू यू रीड दिस? देखिए, जहां तक मैं मोदी जी को समझ पाया हूं, वो मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक, और वो जब जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के दिल्ली में थे, तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ काफी समय बिताया है। मैं जितना उनको जानता हूं, मोदी साहब जो उनको ठीक लगता वो करते हैं। मोदी साहब कभी मीडिया के सामने झुकते नहीं।
मीडिया झुकता है मोदी साहब के सामने, ये मैंने देखा है। हमारे यहाँ गोदी मीडिया करके एक टर्म चला है, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता कोई, दो चार चीजें रखते हैं तो बाकायदा मोदी साहब उनकी सुनते भी है। मोदी साहब का गुजरात के विधानसभा में जब उनको सेंड ऑफ दिया गया था तब उनका बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि जब विधानसभा में विरोधी हमारे ऊपर हमले करते हैं तो मैं धीरे से नोट करता था उन बातों को, क्योंकि मुझे मालूम था उसमें भी वजन है, और बाद में मैं ये व्यवस्था करता था कि उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाए, जो हमले किए, उसको हम ठीक करें। ये मोदी साहब का नेचर है। मोदी साहब किसी से गवर्न होंगे ये मैं नहीं मानता। मोदी साहब इस मामले में बहुत बिल्कुल पक्के हैं। उन्होंने बार बार कहा कि मुझे शांति चाहिए। दूसरी बात, आप बाजवा साहब का कहते हो कि इसके बावजूद क्या, मैं तो बाजवा साहब को इसलिए क्रेडिट देता हूं सबसे ज्यादा क्योंकि करतार कॉरिडोर जब खुला उसके एक सप्ताह पहले ही 370 और 35 ये हो गया था। ये जब दोनों चीजें होने के बाद यदि करतार कॉरिडोर खुलता है और बगैर बाजवा साहब के इंटरेस्ट लिए नहीं खुला होगा, मैं जानता हूं अच्छी तरह से, तो वहीं से मैं समझ गया था, उस लग रहा था कि बाजवा साहब धीरे धीरे चाहते हैं कि ये दोनों देश यदि साथ रहे तो हम दोनों मिलकर बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैंने बोला ना 1 और 11 होंगे, 1 और 1 2 होने वाली बात नहीं है, क्योंकि खून एक है, डीएनए एक है, एक साथ हम जन्मे हैं, एक साथ बड़े हैं। एक छोटा साइज बड़ा साइज फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ होंगे कुछ लोग अनशन बात करेंगे, लेकिन उनकी बात की कोई औकात नहीं है सिवाय मीडिया के हेडलाइन बनने से। और आज के डेट में मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म हो गई है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। पिछले दिनों से कुछ ऐसी चीजें चल रही है, इस वजह से लोग आज सोशल मीडिया के जो ऐसे पोर्टल्स है उस पोर्टल को ज्यादा देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके यहाँ का टेलीविजन चैनल देखने के बजाय लोग चीमा का शो देखेंगे, चीमा जी का, चीमा क्या कहते हैं। और यदि इस शो पे एक अच्छी जाते हैं तो लोगों को लगेगा कि हमारे दिल की बात कहता है, तो लोग उसको देखते हैं, लोग उसका ओपिनियन बनाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद हम किसी बात पे तू मैं नहीं कर रहे चीमा साहब। आज हम बहुत शांति से बोल रहे हैं क्योंकि प्रस्ताव ही इतना बढ़िया है, इसको नकारने वाला कोई बहुत बड़ा मूर्ख हो सकता है। यदि बाजवा साहब का शांति का प्रस्ताव मेरे देश में कोई नकारेगा तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा, क्योंकि वो देश की तरक्की नहीं चाहता। क्योंकि देश तब तरक्की करता है जब आपके बॉर्डर्स पे शांति होती है। जब आप बॉर्डर से निश्चिंत होते हो तो आप विकास की तरफ दौड़ते हो। हम बॉर्डर के दोनों बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, इसके बावजूद हम विकास की गति पकड़ ही रहे, हम लड़ ही रहे रोज। कोविड को देखिए, कोविड को आज 60 देशों में हमारा वैक्सीन जा रहा है, 60 देशों में हमारे यहाँ वैक्सीन। अब 5वें नंबर पे वर्ल्ड में हमने वैक्सीनेशन किया। हम चाहते हैं ये पाकिस्तान को हो, क्यों नहीं हम सबसे पहले पाकिस्तान को दें, हमारे भाई को हम पहले वैक्सीन दें। ये स्थिति होगी जब दोनों के बीच में होगी, तब हमारे यहाँ प्याज महंगा होगा तो चिंता नहीं होगी। सबको मालूम होगा कि एक फोन जाएगा और पाकिस्तान से प्याज के ट्रक आएंगे। पाकिस्तान में कोई चीज की जरूरत होगी तो भारत कभी पीछे नहीं देखेगा। ये तमाम चीजें होगी और मुझे लगता है बाजवा साहब ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया। मैं उस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं। साथ में मैं उस स्टेटमेंट का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम शांति का प्रस्ताव देते, इसका मतलब हमको कमजोर ना सोचिए। एक सेनापति की तरफ से ऐसे ही स्टेटमेंट की अपेक्षा थी। बिल्कुल सही है, बड़ा खूबसूरत आपने बयान की। और मैं आपको अशोक भाई बताऊं, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब पे, और मैंने कहा कि भारत का जो सॉफ्ट इमेज है, जो सॉफ्ट पावर है, वो वैक्सीन से कितनी बड़ी है। और भारत ने जो अपने आप को वैक्सीन बना के दुनिया में ग्लोबली आउटस्टैंडिंग पोजीशन हासिल की है, एक डेवलपिंग कंट्री। वैसे तो अब आप डेवलप्ड कंट्री अमेरिका आपको कंसीडर करता है ट्रंप साहब के कागजों में, लेकिन फिर भी एक बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते एक डेवलपिंग कंट्री है आप भी। तो मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं जो आपकी मेडिकल कम्युनिटी ने ये एक जिसे आपके हिंदी में कहते हैं ना चमत्कार किया है, जबरदस्त चीज है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल ही आप इसको समझें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बात छोटी रहे लेकिन मुनासिब बात रहे। आप अगर मुझे बता सकें अशोक भाई कि इस वक्त दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सीडीएस बिपिन रावत, नरवाने साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब, ये एक इंटरनल लोग हैं, एक कैबिनेट है, किचन कैबिनेट है। ये इस वक्त क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के बारे में? व्हाट ये कलेक्टिव माइंडसेट होगा, जारी बात है, जो भी है आपके नजदीक ये क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और ये स्टेटमेंट को कैसे ले सकते हैं? इस सवाल के दो हिस्से हैं, ये सोच क्या रहे हैं इस वक्त और ये कैसे इस स्टेटमेंट को लेंगे। जी अशोक भाई।
देखिए, जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपने बात कही अमित शाह जी की, आपने बात की नरेंद्र मोदी जी की, आपने बात की राजनाथ सिंह जी की। ये तमाम जो लोग हैं, ये सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बात हो गई है, अब इसको हम रिप्लाई पॉजिटिव कैसा दे, ये उनके मन में होगा। डोवाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक आर्मी से आए हुए इंसान है, वो जानते हैं चीजों को। वो इतना कहेंगे कि स्टेटमेंट को हम वेलकम करेंगे, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा कि जो बोला उसका क्रियान्वयन कैसा होता है, ये भी देखना पड़ेगा। ये उन्होंने फीडबैक दिया होगा। हमारी आर्मी हमेशा कहती है शांति हो तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर गन लेके तो खड़े है ही। कोई देश का, मेरे भी देश के सेनापति नरवणे साहब कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा हुआ भाई साहब, हम तो बिल्कुल लड़ने की स्थिति में नहीं थे, अच्छा हुआ शांति का प्रस्ताव आया। ना आपकी आर्मी कहेगी, ना हमारी आर्मी कहेगी। दोनों देशों की आर्मी उन फौजी जवानों की है जो मर मिटते हैं अपने देश के लिए। आपके यहाँ भी शहादत को सैल्यूट होता है, मेरे यहाँ भी शहादत को सैल्यूट होता है। आर्मी दोनों की कमजोर नहीं होगी, ना ये बात को कोई कहेगा। हाँ, हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल नेता है, जो मैं सोचता हूँ उस इस बात को बहुत वेलकम किए होंगे, खुश हो गए होंगे। एक बहुत बड़ा फ्रंट पे हम पीस के लिए रहेंगे, पूरा वर्ल्ड देखेगा साहब, पूरी दुनिया देख रही है। और आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ और आपके यहाँ, छोड़ दीजिए चीमा साहब, वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज का भी इंटरेस्ट है कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे, उसको भी संभालना होगा हमको। हमारे इंटरनेशनल जो इंटरवेरेंस है, यदि भारत पाकिस्तान एक हो गए और भारत पाकिस्तान बहुत शांति से भाई भाई बन के रहेंगे, तो कईयों की दुकानें बंद हो जाएगी। वो जो दुकानदार है वो भी अपना इंटरेस्ट देखेंगे, हमें उनके इंटरेस्ट पे भी नजर रखनी होगी कि वो गेम स्पॉइल नहीं करें। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक हो जाता है तो ना हमें इतने आर्म्स खरीदने की जरूरत है, ना आपको इतने आर्म्स खरीदने की जरूरत है। ये आर्म लॉबी जो है, जो अलग अलग देश भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ भड़का के अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, उनसे भी हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, ये आपको भी और हमको भी। मैं बहुत आशान्वित हूं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि स्टेटमेंट आर्मी चीफ से आया है। मैं बार बार कहता आया हूं, चाहे कुछ लोगों को बुरा भी लगे, आपके यहाँ यदि आर्मी कहे तो हम माने, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं ना कहीं हमको गड़बड़ नजर आती थी हमेशा। और पॉलिटिकल लीडरशिप के एक डायरेक्शन में जाती है तो आर्मी दूसरे डायरेक्शन में कई बार जाती है, हमने देखा। लेकिन इस बार यदि आर्मी चीफ कहते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ वो चल रहा होगा, ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात, आप इस सवाल को कैसा लेंगे, इस सवाल को बहुत पॉजिटिवली लेना होगा। आप और हमारे जैसे लोग जो अमन के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं, हमें फोर फ्रंट पे आना होगा, हमें वो तथाकथित स्पाइसी मीडिया को जवाब देना होगा। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि हम बार बार अलग अलग फोरम पे जाके ये बात कहे कि ये दोनों देश एक हो, ये दोनों देश शांति प्रिय रहे, दोनों देश साथ में रहे तो दोनों देश की तरक्की होगी। ये जो भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान करते हैं, इनको एक बहुत बड़ा तमाचा है आज। यदि पाकिस्तान के जनरल साहब बाजवा जी ने यदि शांति प्रिय हाथ शांतिता के लिए और कहा कि हम पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। चले, लेट्स होप जी कि ये क्या नाम है आपके, जो मिलिट्री लीडरशिप है और आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इसी पैमाने पे सोचे और इसी अंदाज से सोचे। और मैं समझता हूँ जो आपने बात की कि जो आपकी मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री के, तो जारी बात है भारत को इस पे सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हमेशा बात करना चाहती है इंडिया से, लेकिन प्रॉब्लम ये जो रहा है वो ये है कि जो सिविलियन लीडरशिप होती थी वो, उसकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है भारत के बारे में, जो कि एस्टैब्लिशमेंट या हमारी फौज की है, क्योंकि पिछले 75 साल से जंगें की हैं, आपको समझा है, पढ़ा है, समझा हुआ। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप आपसे डील करती थी वो कहती थी नहीं सब कुछ भूल जाओ, बस अमन की तरफ चलो। तो वो हमारी फौज ये नहीं कि वो ये नहीं कहती या वो अंडरमाइन करती है सिविलियन लीडरशिप को, उसका एक मौकव ये था कि हमसे भी डिस्कस किया जाए, हमें भी पूछा जाए कि किस तरह बात करनी है। ये तो नहीं होता कि नरेंद्र मोदी साहब अकेले फैसले तो नहीं करते, वो भी तो अपनी फौज से पूछते हैं ना पाकिस्तान के हवाले से। इसी तरह हमारी फौज भी शुरू से यही कहती रही है, लेकिन सिविलियन लीडरशिप थोड़ी हेडस्ट्रॉन्ग आती है तो वो बाईपास करने की कोशिश करती है स्टेक होल्डर्स को। बट होपफुली द स्टेटमेंट इज कमिंग फ्रॉम आर्मी चीफ बाजवा और आफ्टर जो कश्मीर का स्टेटस चेंज होने के बाद। सो आई होप जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मतलब करतार कॉरिडोर के ओपनिंग से मैं खुश हूं। मुझे तब से लग रहा था कि बाजवा साहब के दिल में कहीं ना कहीं एक अंकुर फूटा है, और ये अंकुर आज एक बड़ा बरगद होकर आपके सामने आया और हम इसको स्वागत ही कर सकते हैं। और
जो मैंने कहा, ईद ईद आपके साथ, होली मेरे साथ। एक एक थोड़ा क्रिस्पी सवाल है, क्रिस्पी। हाँ, हमने तो करतारपुर खोल दिया, लेकिन भारत में लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी खालिस्तानी है, तो वहां पे ड्रग्स चलती है, तो पाकिस्तान से ड्रग्स लेके आएंगे, तो जनाब ये तो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो फिर लोगों को कम भेजा। तो हम तो चाहते हैं, पहले भी कहा, तो चीमा साहब, मैं आपको हमेशा कहता हूं, कौन कहता है इस पे मैसेज मैनेज जाता है। मेरे आर्मी चीफ ने कहा होता, मेरे वजीर आजम ने कहा होता, मेरे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा होता, मेरे गृह मंत्री ने कहा होता, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा होता, तो मैं मानता कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये जो छिछोरे लोग हैं, जिनको कोई समझ में नहीं आता, जिसने जीवन में ड्रग देखा नहीं है, वो ड्रग पे भाषण देता है, ये दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को निग्लेक्ट करना चाहिए। पंचतंत्र की एक कहानी है, 1 मिनट लूंगा आपको, कि 2 बाप बेटे एक गधे को लेके बाजार जा रहे थे। एक गांव लगा, लोगों ने कहा 3 गधे जा रहे हैं, क्योंकि तीनों चल रहे हैं, बैठ जाते गधे पे कोई। तो बेटे को बिठाया, तो लोग अगले गांव में कहा कि बताओ, ये गधा गधे पे बैठा है और बाप को पैर पैर चला रहा है। अगली बार बाप गधे पे बैठा, तो अगले गांव ने कहा कि देखो ये बेटा कितना गधा है, और खुद बैठा और बाप को नीचे कर दिया है। फिर दोनों गधे पे बैठे, तो बोले बताओ, ये दोनों गधे एक गधे पे बैठ गए, उस गधे की थोड़ी केयर नहीं करते। बाद में उन्होंने गधे को अपने खंडे पे लिया, तो लोगों ने कहा कि देखो 3 गधे जा रहे हैं। तो ये पंचतंत्र की कहानी बताती है कि आपको अपने हिसाब से काम करना है। दोनों देशों के जो हेड्स है, इनको अपने देशों की तरक्की के लिए बात करने पड़ेंगे। कुछ छिछोरे इधर भी होंगे, कुछ छिछोरे उधर भी होंगे, नॉन सीरियस इधर भी होंगे, नॉन सीरियस उधर भी होंगे, वो बातें करेंगे, उसको निग्लेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिए उनको। यदि किसी ने कहा इस कॉरिडोर में ड्रग भी जाता है, स्मगलिंग भी होता है और सब कुछ होता है, तो होने दो ना। तुम क्या कर रहे हो अभी तक? तुम चुप रहो, तुमको ड्रग भी नहीं समझता और स्मगलिंग भी नहीं समझता। जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनके सही मायने में जो दुआ है, वो आपके यहाँ के लोगों के लिए लग रही है। इससे ज्यादा और अच्छा क्या चाहिए? ये बहुत अच्छे जेस्चर है जो आते हैं। इसलिए जो आप क्रिस्पी क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपके यहाँ भी बवाल होगा, बहुत बवाल होगा। तो कैसा छोड़ा कश्मीर को, क्या ये कश्मीर छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। कश्मीर यहाँ भी शांत है, सब आराम से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीसफुल बात करेंगे, और पीसफुल के मायने हैं बाकी चीजें खुल जाएगी। तो इससे अच्छा इस देश के लिए कुछ नहीं होगा। पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट होगा, उसके बाद देखिए आप कितना ड्रास्टिक चेंज होता है दोनों देशों के नेताओं के माइंडसेट। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अशोक भाई। एक मैंने कहा एक अहम पॉइंट है, और अमन की हवाले से बात हो रही है, तो लेट्स होप कि अमन जो है वो बिके और अमन चले, अमन ही खरीदा जाए, अमन ही बेचा जाए, और सब हम मिलके अमन पे बात करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।